तो बोर्ड के लिए कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो हमें याद होने चाहिए जिससे हम क्वेश्चनों को कर पाए। फॉर्मूला पर आधारित बहुत सारे सवाल होते हैं, एक एक नंबर के जवाब जो है केवल फॉर्मूले से दिए जा सकते हैं। आपको कितने फॉर्मूले याद हैं? एक नंबर के ज़्यादातर आंसर जो है फॉर्मूले से दिए जाते हैं, एक नंबर के। फिर फॉर्मूले से जो है आप किसी की परिभाषा बना सकते हैं, फॉर्मूले से आप मात्रक बना सकते हैं, फॉर्मूले से आप उनकी बीमाएँ निकाल सकते हैं और फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। बोर्ड आपको अगर फिजिक्स में ज़्यादा नंबर चाहिए तो कम से कम फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखते जाता हूँ और बताता जाता हूँ कौन किसका फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं EMF से, ई से। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो ई जो विद्युत क्षेत्र होता है, ई बराबर होता है F/q। ठीक है, पहला फॉर्मूला ई बराबर F/q। किसी विद्युत क्षेत्र कहते हैं इसको ई। ठीक है, किसी आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र। ई बराबर F/q। तो बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक है। ठीक है, इसकी यूनिट है और डायमेंशन वो बीमा जो है वो तुम खुद निकाल सकते हो, बल की बीमा और उसकी बीमा। तो ई बराबर F/q, ये हमारा पहला फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल फील्ड का, ई बराबर F/q। ठीक है, उसके बाद दूसरा टर्म आता है, ये तो था इलेक्ट्रिकल फील्ड, ई विद्युत क्षेत्र। ठीक है, दूसरा हमारा फॉर्मूला आता है V, वोल्टेज। V बराबर होता है W/Q। ठीक है, W का मान V का तो वैसे ऐसा यूनिट वोल्टेज का तो वोल्ट है। ठीक है, इसका वैसे तो यूनिट तो वोल्ट है, लेकिन V बराबर W/Q। अगर हम इससे इसकी यूनिट निकालना चाहें तो कार्य का मात्रक जूल पर कूलम, वोल्टेज की दूसरी यूनिट जूल पर कूलम या वोल्ट। ठीक है, E का यूनिट न्यूटन पर कूलम। पहला फॉर्मूला E बराबर F/q, V बराबर W/Q। वो कह सकता है आवेश को बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा? वो आवेश को बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र घटेगा, बल को बढ़ाएंगे विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। वैसे यहाँ पर है V बराबर W/Q। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य किया जाता है उसको कहते हैं विद्युत विभव। ठीक है, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। और किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसको विभवांतर कहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं विभवांतर। तो दो फॉर्मूले दिए हो गए। तीसरा एक आवेश का फॉर्मूला लिखिए, Q बराबर N × E भी होता है और Q बराबर I × T भी होता है। ठीक है, दो फॉर्मूले। तो Q आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो Q बराबर N × N यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, -1.6 × 10⁻⁹ जब न्यूमेरिकल होगा तो -5 नहीं लेना है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा फॉर्मूला है Q बराबर I × T। जहाँ आपको यहाँ पर जब कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तब तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। जब वो बोलेगा कि इतनी धारा इतने समय में बह रही है तो आवेश का मान निकालो, तो ऐसे निकालना है Q बराबर I × T। तो यहाँ पर देखो हमारा I बराबर आ जाएगा, यहाँ पर I इक्वल हो जाएगा Q/T। तो जो विद्युत धारा जो होती है, धारा I इक्वल Q/T होती है, तो इसका जो विद्युत धारा का जो मात्रक है ऐसा वो है एम्पियर। ठीक है, और वैसे तो I बराबर क्या होता है Q/T। Q का मात्रक क्या है? कूलाम। तो कूलाम पर सेकंड विद्युत धारा का दूसरा मात्रक। ठीक है, अच्छा फिर से अगले फॉर्मूले पर चलते हैं, जो नॉर्मल फॉर्मूले हैं अभी। एक तीसरा होता है विद्युत E बराबर V/D। एक फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये है विभव में संबंध, तो E बराबर V/D होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगले फॉर्मूले पर चलते हैं। सपोज प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम देखते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, R बराबर R1 + R2। ठीक है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। ठीक है, उसी प्रकार से आपको धारिता का भी पता होना चाहिए। तो धारिता जो है प्रतिरोधों का उल्टा होती है, तो धारिता का फॉर्मूला 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2। श्रेणी क्रम है, दो संधारित्रों को अगर सीरीज में लगाया गया है इस तरीके से, दो संधारित्रों को जब सीरीज में लगाया गया है तो उनका सूत्र होता है 1/C 1/C1 + 1/C2। इसी प्रकार से इनका समांतर में जो है संधारित्रों का जो फॉर्मूला होगा वो होगा C बराबर C1 + C2। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस का उल्टा है, ये रेजिस्टेंस का श्रेणी क्रम है।
जो रेजिस्टेंस का श्रेणी क्रम है वो कैपेसिटर का समांतर क्रम है, ठीक है। ये एक दूसरे के उल्टे हैं। इस तरीके से हमें कैपेसिटर रेजिस्टेंस का। अच्छा, तीसरा पद आता है इंडक्टेंस एल। इंडक्टेंस का भी देख लो तो आर और एल सेम चलते हैं, ठीक है। तो इंडक्टेंस का श्रेणी क्रम एल बराबर एल वन प्लस एल टू होता है। इंडक्टेंस का समांतर क्रम एक बटे एल बराबर एक बटे एल वन प्लस एक बटे एल टू, ठीक है। तो हमारे पास तीन ही है जो लगभग 12th में तो तीन ही है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। तो आर बराबर आर प्लस आर टू, सी बराबर सी वन प्लस सी टू, और ये तीन प्रकार के हैं। ये रेजिस्टेंस और इसका सेम है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का सेम है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम। कैपेसिटर इनका उल्टा है, ठीक है। कैपेसिटर इसका उल्टा है, ठीक हो गया। अच्छा, ये कुछ फॉर्मूला ये हो गए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन अक्रॉस वाले रेजिस्टेंसों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। R1 R2 इज इक्वल टू R3 R4, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर पे आते हैं। R इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, ठीक है। R इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। रो विशिष्ट प्रतिरोध है, R प्रतिरोध है, L चालक की लंबाई है, उसका क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो रो जो है विशिष्ट प्रतिरोध, रो इज इक्वल टू हो जाता है RA अपॉन L। इसका मतलब होता है ओम मीटर, ठीक है। ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है R, वो विशिष्ट प्रतिरोध है रो, इसका यूनिट होता है ओम मीटर। यहाँ से आ जाएगा, इसका ओम है, इसका मीटर स्क्वायर है, मीटर से मीटर कट जाएगा, ओम मीटर, ठीक है। इस विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है विशिष्ट चालकता। ये विशिष्ट प्रतिरोध है, इसका उल्टा विशिष्ट चालकता होता है, तो उसको बोलते हैं सिग्मा, ठीक है। विशिष्ट चालकता को दिखाते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन रो, ठीक है। सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, अर्थात 1 बटा ओम मीटर, अर्थात इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये किसकी यूनिट है? विशिष्ट चालकता की, ठीक है। यहां से आगे बढ़ते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू होता है K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है C इक्वल टू K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। C बराबर K एप्सिलॉन 0, K क्या है? परावैद्युतांक है, एप्सिलॉन 0 गतिशीलता है, और A जो है दो संधारित्रों का वो उनके जो प्लेटों का क्षेत्रफल है, और D जो है उन दो प्लेटों के बीच की दूरी है, ठीक है। थिकनेस का कोई जिक्र नहीं आता, इसलिए धारिता थिकनेस पर निर्भर नहीं करेगी, ठीक है। यहां से आगे बढ़ते हैं। पावर का फॉर्मूला में आते हैं। ओम का नियम देखिए। ओम का नियम कहता है V इक्वल टू आया। ओम का नियम है V इज इक्वल टू आया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओम का नियम V इक्वल टू आया होता है। पावर के फॉर्मूले देखिए, एक होता है P बराबर VI, दूसरा होता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, और तीसरा होता है P इज इक्वल टू I स्क्वायर। ये तीन आपको फॉर्मूले निकलेंगे पावर के, ठीक है। उसी प्रकार से हीट का एक फॉर्मूला आता है यहाँ पर H इक्वल टू I स्क्वायर RT, इस पर हमारी हीट निर्भर करती है, ठीक है। ये तीनों पावर के फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब आप आ जाते हैं फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला, ठीक है। तो फैराडे का जो फॉर्मूला है EMF इज इक्वल टू EMF, इसमें सबको कराऊंगा, लेकिन एक क्लास हमारी ये है कि आपको सारे फॉर्मूले रिवीजन करने हैं। इस क्लास को पेपर से पहले देखकर जाना ही जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। EMF बराबर N d बाई dt। मैं हर चीज बता रहा हूं कौन क्या है किसमें, ये भी देख लो, केवल फॉर्मूले नहीं निकाल रहा हूं, हर चीज बता रहा हूं क्या है। जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो या तो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को काटे या मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर को काटे, तो उसमें एक विद्युत भागबल प्रेरित होता है। वो विद्युत भागबल ऐसा होगा कि नंबर ऑफ टर्न पर निर्भर करेगा। नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाएंगे तो EMF बढ़ेगा, फ्लक्स में परिवर्तन की दर को बढ़ाएंगे तो EMF बढ़ेगा। इस प्रकार से ये निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं माइनस साइन कर दूं तो ये लेंज का नियम कहलाता है कि प्रेरित धारा उसी का विरोध करती है जिसके कारण वो पैदा होती है। तो प्रेरित धारा किसका विरोध करेगी? EMF के कारण पैदा हो रही, तो EMF का विरोध करती है, ठीक है। उसके बाद हमारा फॉर्मूला आता है अगला जड़ के फॉर्मूले देखते हैं। तो जड़ इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये होता है जड़ का फॉर्मूला, ठीक है। यहां पर देखो जड़ क्या है? इंपीडेंस। जड़ को कहते हैं इंपीडेंस, इंपीडेंस मतलब प्रतिबाधा, ठीक है। तो जड़ को इंपीडेंस कहते हैं, प्रतिबाधा है R है, रेजिस्टेंस XL क्या है? धारितीय प्रतिघात है,
और एक्सी क्या है, वो एक्सएल क्या है, प्रेरकीय प्रतिघात है, एक्सी क्या है, धारकीय प्रतिघात है। ठीक है, तो जेड जो इम्पीडेंस का टोटल फॉर्मूला होता है जब एल भी हो और सी भी हो और आर भी हो, अर्थात इस प्रकार सर्किट हो एल सी और आर, जब तीन दिए गए हैं यहाँ से सप्लाई हो, एल सी आर सर्किट हो, ये एल है, ये सी है और ये आर है। जब एल सी आर तीनों दिए गए हैं तो फॉर्मूला जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, जेड समझ के इम्पीडेंस है, अर्थात जेड इम्पीडेंस माने एक रेजिस्टेंस है, इसलिए जेड की जो यूनिट है वो क्या होगी, जेड की यूनिट भी ओम होगी। इसी प्रकार से एक्सएल भी एक इंडक्टिव रिएक्टेंस है, माने वो भी एक रेजिस्टेंस ही है, इसलिए इसकी यूनिट भी ओम होगी। एक्सी भी एक रेजिस्टेंस है, किसका, धारिता का, कैपेसिटेंस, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, ओम ही होगी। ठीक है, अच्छा सबकी यूनिट पता चल गई। इनको रिएक्टेंस कहते हैं, एक्स, ये रिएक्टेंस होता है एक्स, एक्सएल, एक्सएल और एक्सी क्या है, रिएक्टेंस है एक्स। ठीक है, तो ये रिएक्टेंस है, इसको रिएक्टेंस कहते हैं, यूनिट ओम ही है, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको इंपीडेंस जेड, ये इन सब का सारे रेजिस्टेंसों का योग होता है जेड। ठीक है, अच्छा फिर ये एक्सएल है तो एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एफ। ठीक है, तो एक्सएल ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ, तो ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ, इसलिए एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ है। एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ, तो इसके मतलब एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ से। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया, इसमें टू फॉर्मूला तुमने लिख दिए। ठीक है, यहां से आगे बढ़े तो क्या है, देखो अब देखो है, ये तो तब था जब एल सी और आर तीनों सर्किट है, एल भी है उसमें सर्किट में, सी भी है, आर। अब देखो अगर हम किसी चीज को हटा दें, सपोज मैं बोलूं एल और सी हो सर्किट में क्यों, ठीक है, तो जेड का मान क्या होगा, तो आर नहीं है तो आर को हटाओ, जब आर को हटा देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो आर हट गया, तो यहाँ पर क्या बच सकते एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, तो ये अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, तो जेड बराबर क्या आ गया, एक्सएल माइनस एक्सी। तो इस प्रकार से होना है इसमें, तो ये वाट हीन धारा का कॉन्सेप्ट आ जाता है जब एलसी सर्किट होता है। ठीक है, तब यहाँ पर एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा, ये जेड इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर तो ये है। अच्छा अगला देखें, जब एल और आर हो, जब एल के साथ क्या हो, आर हो, तब देखिए क्या है, एल और आर हो तो सी तो है नहीं, तो इसलिए सी को हम एलिमिनेट कर देंगे, तो जेड इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखो आर स्क्वायर प्लस एल है तो केवल एक्सएल का स्क्वायर, एक्सी का जिक्र नहीं, तो फॉर्मूला इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब एल और जब हमारे पास आर और सी हो, तब देखिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर, तब ये फॉर्मूला हो जाएगा। समझ गए, तो अलग अलग फॉर्मूले हैं सारे, एल सी आर है तो ये है, जब एल और आर है तो ये है, और जब आर और सी है तो ये है, और जब एल और सी है तो तब वो वाट इन धारा वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तब कोई लॉस नहीं होगा फिर। अच्छा ये तो ये हो गया। ठीक है, अब अगली कंडीशन आती है, इसमें एक रेजोनेंस की कंडीशन होती है, वहां पर क्या होता है कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाता है, रेजोनेंस की कंडीशन में एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाता है, तो जेड इज इक्वल टू आर के बराबर हो जाता है। जब रेजिस्टेंस इंपीडेंस के बराबर हो जाए, अर्थात सर्किट में रेजिस्टेंस का मान, सर्किट में जो इंपीडेंस हो वो रेजिस्टेंस का मान, कुल मिलाकर सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, तो सर्किट का जब रेजिस्टेंस का मान कम हो जाता है, माने इंपीडेंस कम हो गया, तो वहां पर जब प्रतिरोध कम होता है तो धारा का मान अधिकतम हो जाता है, धारा का मान अधिकतम होगा, प्रतिरोध का मान कम होगा, तो वो हमारे रेजोनेंस की कंडीशन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन एक्सएल बराबर एक्सी आती है, तो एक्सएल बराबर हमारा ओमेगा एल होता है और एक्सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, तो एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफएल होता है, तो एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफसी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो एफ का जब हम मान निकालते हैं तो एफ बराबर आ जाता है 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, तो फ्रीक्वेंसी का मान तो हट जाती है, तो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, यदि एल का मान 2 है, ये 2 है 4, तो फ्रीक्वेंसी का मान कितना होगा, तो ये इस तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, उसके बाद आगे थोड़ा